And cutting across to some more breaking updates, we're getting viewers with respect to the Operation Octopus in a big development that is coming in. Madhya Pradesh Minister Bhupendra Singh has made a big claim. He has stated that the RSS and the BJP leaders were on the radar of the PFI. Now, he also said that Rahul Gandhi's silent support is with the PFI. Now, those are massive statements coming in from Madhya Pradesh Minister Bhupendra Singh, who is now claiming that the PFI, in fact, had also been tracking and they were on the radar of the PFI. There are RSS and the BJP leaders who were on the radar of the PFI. And of course, he's also stated that there is a silent support from the Congress party, particularly Rahul Gandhi, towards the PFI as well. Now, viewers, this also becomes important because this is coming just hours after the Operation Octopus that had been carried out, where thousands of officers had been working in coordination to carry out these raids against these organizations, including the PFI, that carry the anti-India activities on the Indian soil as well. And that is why we see a big claim that is coming in from the Madhya Pradesh Minister Bhupendra Singh, who is claiming that the RSS and the BJP leaders were on the radar of the PFI. Viewers, let's listen it. देखिए, जिस तरह से जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, ये सब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने का इनका और ऐसे अनेक लोग हैं, ताकतें हैं जिनको भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना है। ये सब उन सब गतिविधियों में लगे हुए थे। इनको बाहर से फंडिंग हो रही थी, कुछ व्यापार के माध्यम से, कुछ हवाला के माध्यम से। ये सारे फैक्ट भी सामने आए हैं और जिस तरह से ये फैक्ट भी आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता पीएफआई के निशाने पर थे और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी के बाद कल देश में जिन जिन स्थानों पर जिस तरह से एक हमला करने का प्रयास हुआ है, संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया, बाकी जगह तोड़फोड़ की गई, तो ये संगठन जो है ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और भारत की सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके और कार्रवाई करने का काम किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी के और संघ के आरएसएस के कुछ लोग चिन्हित थे जिनको ये टारगेट करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने खुलासा किया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि बीजेपी और संघ के लोग उनके निशाने पर थे और वो सब पूरी जानकारी एनआईए और बाकी सबको है। सर, मध्य प्रदेश में भी जो 4 लोग, इनका स्टेट हेड अब्दुल करीम, उसके समेत 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। बताया जा रहा है इन लोगों ने 2000 लोगों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया था और ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश में थे ये लोग, दूसरे राज्यों में भेज के जो इनकी पीएफआई से जुड़े नए यूथ जो है उनको। बिल्कुल निश्चित रूप से देश के 15 राज्यों में इनका अभी नेटवर्क पता चला है। मध्य प्रदेश भी कुछ स्थानों पर उसका नेटवर्क पता चला है। गिरफ्तारी भी हुई है, अभी भी हुई है, पूर्व में भी हुई है और इन्होंने कई समांतर संगठन भी अलग अलग नामों से बनाकर रखे हुए हैं कि अगर पीएफआई पे कार्रवाई होती है तो दूसरे नामों से ये इसको करें। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने के लिए या इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए विदेशी ताकतें प्रयास कर रही हैं। उसमें कुछ देश की राजनीतिक पार्टियां भी उनका समर्थन कर रही हैं और इसलिए देश के समक्ष बड़ी चुनौती है, जिससे ताकत के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ताकत के साथ, शक्ति के साथ ऐसी ताकतों को कुचलने का काम कर रहे हैं। आपने जिक्र किया राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस को लगातार जोड़ा जाता है कि वो पीएफआई का इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन करती है। क्या आपका निशाना कांग्रेस की तरफ है? तो देखिए, निश्चित रूप से अभी तक जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं तो पीएफआई तो भारत तोड़ने की बात करती है। तो अभी तक राहुल गांधी ने पीएफआई के खिलाफ क्यों नहीं बोला? और इसलिए ये स्पष्ट है कि इसमें कांग्रेस और कुछ और जो तुष्टीकरण के आधार पर राजनीतिक पार्टियां चलती है उनके द्वारा ही समर्थन होता है।
और देश को तोड़ने की ये बड़ी साजिश है। एक अंतिम सवाल, असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। कई राजनेता कह रहे हैं कि सिमी की तरह पीएफआई को बैन करना चाहिए क्योंकि सिमी का ही एडवांस वर्जन पीएफआई है। आपकी क्या राय है, इसे देश में बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से बैन करना चाहिए। देखिए सिमी, पीएफआई और ऐसे और अनेक संगठन अलग अलग नामों से, इन्होंने भी कई अलग नामों से और बहुत सारे संगठन बना के रखे हैं। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरे देश के अंदर चल रहा है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। और ये जो इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, ये कभी हम लोग नहीं होने देंगे। My colleague Satya Vijay, who had this conversation with Bhupendra Singh, in fact, is joining me on the broadcast. Satya Vijay, tell us more about this conversation that you had with the leader, and of course, him claiming that there are several leaders of the BJP and the RSS who are on the radar of the PFI, and that the Congress is silently supporting the PFI. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ी बातें की हैं, बड़ा उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएफआई के जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके निशाने पर, उनके टारगेट पे बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। ये बात भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये खुलासा इन्वेस्टिगेशन में एनआईए की जांच में खुलासा किया है आरोपियों ने कबूला है कि उनके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि पीएफआई या इस जैसे जुड़े संगठन जो हैं, वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका सपना था। हालांकि बीजेपी सरकार में एनआईए ने जो कार्रवाई की है, उससे उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात ये कही है कि पीएफआई जैसे संगठन जो है, वो सिमी का ही एडवांस रूप है और ये जब भी एक संगठन प्रतिबंधित होता है तो दूसरे नाम से एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है। इसीलिए उन्होंने दोहराई है इस बात को। उन्होंने ये कहा है कि पीएफआई जैसे संगठन को देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से जो 4 पीएफआई के पदाधिकारी अरेस्ट हुए हैं एनआईए की रेड में, उस पर उन्होंने कहा है कि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि पीएफआई के जो पदाधिकारी है, ये मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते थे और इसीलिए इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के सबूत मिले हैं, जिसके चलते एनआईए ने इन लोगों को अरेस्ट किया है। Right. Satya Vijay, बने रहिए हमारे साथ. I also have my colleague Aneri from Hyderabad who's joining me on the broadcast. Aneri, you heard that conversation with the MP minister, and of course we had seen that the raids had been carried out on the PFI. People who have been affiliated with the PFI. Was there any intel that you can also share with us from the officials with respect to how the RSS and the BJP members were also on the radar of these accused as well? Well, that's right, Priyanka. We have been seeing how there were mega raids which were carried out across the country. Well, there were raids in 93 different locations across 15 states. And also, not to forget, this was one of the biggest operations which was done under the guidance of the Home Ministry's office. And also, there were 15 state agencies which were involved, including NIA, ED, ID, and also IB, and also various other agencies who were involved. Months of planning behind this particular operation which was carried out. And also at the same time we have been seeing how there were offices of the PFI which were sealed by the NIA. There were important documents which were taken by the NIA officials in their custody. So definitely a mega crackdown, and also at the same time many PFI activists were arrested in this raids which were happening just 2 days back. We'll be right back after a short break. Keep watching Republic TV.